प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रेखा अजवानी आपसे आज भौगोलिक चिंतन के विषय में बात करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। भौगोलिक चिंतन में भी विशेषकर आज हम भौगोलिक चिंतन में यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदान पर चर्चा करेंगे। यूनान की विस्तृत पृष्ठभूमि, यूनान से पूर्व इजिप्शियंस जो मिस्र के लोग हैं, जो मिस्र की सभ्यता थी, बेबीलोनिया की सभ्यता थी, इन सभ्यताओं से प्राप्त ज्ञान, उसका आधार, उनके आध्यात्मिक ग्रंथ, उनके आध्यात्मिक गुरुओं के प्रवचन, ये सारे तथ्य ऐसे थे जिन्होंने यूनान के विज्ञान के विकास के लिए आधार प्रदान किया, क्योंकि ये वो सभ्यताएं थी जिन्होंने अपने उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों, अपने स्वच्छ आसमानों के कारण, अपने स्वच्छ आकाश के कारण जो नक्षत्र थे, जो विभिन्न आकाशीय पिंड थे, उनका विस्तार से अध्ययन किया, उनका बहुत प्रेक्षण किया। अध्ययन तो हम बहुत इसलिए नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा तकनीक और विज्ञान उस समय विकसित नहीं था, पर जैसी भी परिस्थितियां थी उनके ऑब्जर्वेशंस बहुत रहे और अपने प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने इन नक्षत्रों का, इन खगोलीय पिंडों का जो भी अध्ययन किया, उस हिसाब से अपनी अवधारणाएं कुछ विकसित की और उन अवधारणाओं ने यूनान के भौगोलिक ज्ञान के विकास के लिए एक आधार प्रदान किया। अब ये जो आधार यूनान को मिला, उसके साथ साथ यूनान की अपनी जो परिस्थिति थी, अपनी जो भौगोलिक दशा थी, उसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी वजह से यूनान में भूगोल का, या कहना चाहिए कि भौगोलिक विज्ञान का विकास हुआ। भूगोल उस समय विज्ञान से मिली-जुली स्थिति में थी और यहाँ से भूगोल ने भूगोल के रूप में आकार लेना शुरू किया था। यूनान की अपनी जो स्थिति थी, यूनान की भौगोलिक स्थिति, यूनान की ऊबड़ खाबड़ जो स्थलाकृति थी, उस स्थलाकृति ने यूनानी भूगोलवेत्ताओं को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर किया कि पर्वत, पठार, मैदान और अन्य स्थलाकृतिक स्वरूप कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कहाँ कैसे हैं। एक जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी में, भौगोलिक क्षेत्र में जो भू आकृति विज्ञान है, उसमें अगर हम इसके यूनानी भूगोलवेत्ताओं के जब हम योगदान की चर्चा करते हैं तो ये हमें नजर आता है। दूसरा ये कि वहाँ पर कई इतने उच्च पर्वत हैं जो कि सर्दियों में हिमपात से प्रभावित होते हैं और बर्फ से ढक जाते हैं, जबकि दूसरी ओर यूनान की जो अवस्थिति है वो समुद्र तटीय है। तो एक और जहां वो स्नो कैप्ड, बर्फ से ढके हुए पर्वतों की शीतल जलवायु, एक्सट्रीम शीतल जलवायु को महसूस करता था, वहीं दूसरी ओर समुद्र तटीय जलवायु का भी एहसास यूनानियों को होता था। इसलिए क्लाइमेटोलॉजी में भी इनका योगदान हमें नजर आता है। इस सब के अतिरिक्त इनका जो भी क्षेत्र था, उस समस्त क्षेत्र में आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए समुचित परिस्थितियां थी। इन्होंने खगोलीय पिंडों का भी अध्ययन किया। खगोल शास्त्र में भी इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा क्योंकि इनके पास मिस्र की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, उन सब सभ्यताओं से, उन सब की जो भी उस समय के ज्ञान विज्ञान या उस समय की अवधारणाओं से युक्त जो भी ज्ञान उपलब्ध था, उसके अध्ययन के द्वारा और अपने प्रेक्षणों के द्वारा इन्होंने सेलेस्टियल बॉडीज का, जो नक्षत्र थे, उनका विस्तार से अध्ययन किया। यही कारण है कि इरेटोस्थनीज और हिप्पार्कस के ऑब्जर्वेशंस को आधार मिला और उन्होंने अपने अध्ययन, अपने विश्लेषण को इतने कहना चाहिए ऑथेंटिसिटी के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। ये परिस्थितियां थी। एक और ये स्थिति भी थी कि जहाँ ये समुद्र तटीय क्षेत्र थे, इनके वहाँ बहुत गहरी गहरी खाइयाँ जो यूनान का जो तट है वहाँ पर मिलती हैं, और उसने यहाँ पर व्यापारिक जो विकास है उसको सहयोग दिया, वहाँ पर बंदरगाहों के विकास की अनुकूल दशाएं प्रस्तुत की। इससे जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि यूनानी विद्वानों ने न सिर्फ स्थलाकृतिक, जलवायविक और खगोल शास्त्रीय जो पक्ष हैं भूगोल के, उन पर ध्यान दिया, बल्कि आर्थिक और मानवीय पक्षों पर भी उनका ध्यान दिया।
मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब व्यापार की शुरुआत हुई, जब यूनानी साम्राज्य ने बंदरगाहों का निर्माण शुरू किया, जब उन्होंने जलयानों का मूवमेंट शुरू किया, तो वहाँ पे धीरे धीरे व्यापार जब शुरू हुआ तो निश्चित रूप से रिसोर्सेज का अध्ययन वहाँ पर किया जाने लगा। रिसोर्सेज, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सारी चीजें ऐसी थी जिन्होंने उनके आर्थिक और मानव भूगोल में योगदान को सुदृढ़ कर दिया। हम इन सारे अध्ययन के द्वारा ये जान सकते हैं कि कैसे मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल का बीजारोपण हुआ। भले ही मानव भूगोल बहुत बाद में आया हो, लेकिन मानव भूगोल, जनसंख्या भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, इन सब में इनका योगदान के जो बीज हैं वो यहीं से पड़ने शुरू हो गए थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रादेशिक भूगोल की बात मैंने इसलिए की क्योंकि उस समय में हर साम्राज्य, क्योंकि राजशाही थी, हर साम्राज्य अपने साम्राज्य का, अपनी सीमाओं का विस्तार चाहता था, और यही यूनान के साथ भी हुआ। अलेक्जेंडर, सिकंदर के आने के समय में तो वो विश्व विजय के लिए निकला था, और ये साम्राज्यवादी जो प्रवृत्ति थी, जो साम्राज्यवादी नीति थी, वो अपने पूरे प्रभाव में थी, वो बहुत प्रभावशाली रूप से यहाँ पर परिलक्षित होती है। और ऐसी स्थिति में ये जाहिर होता है कि जैसे जैसे यूनान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की चेष्टा की, नए क्षेत्रों की जानकारी उसे होती रही। नए क्षेत्रों की जानकारी के साथ नए क्षेत्रों की स्थलाकृति, नए क्षेत्रों की जलवायु, नए क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था, नए क्षेत्रों के रिसोर्सेज, नए क्षेत्रों के मानव समुदायों का रहन सहन, समाज, संस्कृति, इन सब की जानकारी यूनानियों के अध्ययन में मिलती है, और इस सब ने यूनानियों के अध्ययन को बहुत समृद्ध बनाया। अब यहीं से यूनानियों ने जब ये सारी चीजें ग्रहण की, तो जहां यूनान की सभ्यता के प्रारंभ तक भौगोलिक अध्ययन सिर्फ आसपास के क्षेत्रों और सीमांत क्षेत्रों के अध्ययन तक ही सीमित था, उसका एरिया बढ़ गया, उसका जो परिधि थी उसकी वो बहुत बढ़ गई, और अब ज्ञात विश्व भी ज्यादा हो गया। और जितना ज्यादा ज्ञात विश्व हुआ, जैसे जैसे विश्व के नए क्षेत्र ज्ञात होते गए, जैसे जैसे ज्ञात विश्व का दायरा बढ़ता गया, यूनान का भूगोल में योगदान अपने आप बढ़ता गया, क्योंकि नए क्षेत्रों का अध्ययन अपने आप में नए क्षेत्रों के नए पक्षों का, नए भौगोलिक परिदृश्यों का अध्ययन सामने लाता है। तो एक और यूनान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यूनान की भौगोलिक स्थिति ने यूनानियों को मजबूर कर दिया कि वे इस सारे परिवेश पर ध्यान दें और इस सारे परिवेश का अध्ययन करें। और इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि यूनान की भौगोलिक परिस्थितियों ने, यूनान के भौगोलिक परिदृश्य ने यूनान के भूगोलवेत्ताओं, वहाँ के विज्ञानियों, वहाँ के व्यापारियों, वहाँ के फिलोसफर्स, वहाँ के जितने भी अनुसंधानकर्ता थे, स्कॉलर्स थे, उन सबकी जिज्ञासा उत्पन्न की। जब यूनान में जब उन्होंने देखा कि उबड़ खाबड़ धरातल है, जब उन्होंने देखा कि नदियां किस तरीके से एक बहुत तेज स्पीड से, द्रुतगामी नदियां वहां मिलती हैं, क्योंकि वहां पे अंडुलेटिंग जो उबड़ खाबड़ धरातल के कारण जो ढाल मिलते हैं, और वो नदियां जाकर सीधा जब समुद्र में की गहराइयों में समाती हैं, तो उन सारे परिदृश्य को देखने समझने के लिए निश्चित रूप से उन्होंने भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया। इसके अलावा क्योंकि यूनान पृथ्वी के कमजोर भूगर्भिक क्षेत्रों में आता है, ये हम आज जानते हैं कि वो कमजोर भूगर्भिक क्षेत्र है, लेकिन वो क्षेत्र भूकंप और ज्वालामुखियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आज भी है। और उस समय में जब हम भूगर्भिक अध्ययन को ज्यादा नहीं कर पाए थे, उस समय तक यद्यपि ये सत्य है कि भूकंप, ज्वालामुखी जैसी परिस्थितियों को सुपर नेचुरल पावर्स माना जाता था, इनको ऐसा माना जाता था कि ये कुछ दैवीय शक्तियां हैं, लेकिन ये सच है कि इन परिस्थितियों ने भूगोलवेत्ताओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि अगर हम इसे पारंपरिक रूप से दैवीय शक्ति ना माने तो क्या कारण है कि और किन किन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं, कहाँ कहाँ ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, कहाँ की स्थलाकृति इनसे प्रभावित होती है, कहाँ का जीवन इनसे प्रभावित होता है, कहाँ की मिट्टी, कहाँ की चट्टानें, कहाँ के रिसोर्सेज इनसे प्रभावित होते हैं। इस बात को धीरे धीरे समझना शुरू किया जाने लगा। और
इस वजह से ये जो अध्ययन है इस अध्ययन पर भूगोलवेत्ताओं का ध्यान ज़्यादा किया गया, और यूनानी भूगोलवेत्ताओं के जो भी बाद के आलेख हमें मिलते हैं, जो भी उनके अध्ययन विश्लेषण हमें मिलते हैं, उनमें ये चीज़ें बहुत प्रमुखता से नजर आती हैं। इनके पीछे छुपे हुए कारणों को खोजने की कोशिश भी नजर आती है। तो भूगोलवेत्ताओं की, या ये कहना चाहिए कि यूनानी जो समुदाय था, उस मानव समूह की जिज्ञासु प्रवृत्ति, उनकी विवेकपूर्ण दृष्टिकोण, उनका तार्किक जो माइंडसेट था, जो तार्किक दृष्टिकोण था, इस सब के कारण, एक और तो उनके चारित्रिक इन विशेषताओं के कारण, और दूसरी ओर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, इन दोनों के मेल ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की, ऐसा परिदृश्य उत्पन्न किया कि उन्होंने प्रकृति के पीछे छिपे हुए हर रहस्य को जानने का प्रयास करना शुरू किया, और धीरे धीरे इन सारी चीजों के बारे में अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की, और मुखर होने के कारण उन्होंने अपनी अवधारणाओं को दुनिया के सामने रखा। ये बहुत बड़ा योगदान इनका मिलता है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये है कि वहां पर जब अलेक्जेंड्रिया में, सिकंदरिया में जब म्यूजियम और पुस्तकालय की स्थापना हुई, तो विश्व का जितना भी ज्ञात ज्ञान था उसका समावेश वहां हुआ, उसे वहां समाहित किया गया, और वहीं से हिप्पार्कस और एराटोस्थेनीज जैसे स्कॉलर्स ने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए उन्हीं अध्ययनों के द्वारा, और उन्हीं अध्ययनों के आधार पर अपने प्रेक्षणों को और सुदृढ़ आधार देते हुए उन्होंने पृथ्वी की और अन्य खगोलीय नक्षत्रों की परस्पर संबंधों का, उनकी पोजीशन, उनकी मूवमेंट और पृथ्वी की परिधि, उसके सबके स्वरूप का विस्तृत ज्ञान प्रस्तुत किया, उसके संदर्भ में सिद्धांत तक प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ये यूनानियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर मोटे तौर पर हम देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी में भी, क्लाइमेटोलॉजी में भी, जियोमॉर्फोलॉजी में भी, और ओशनोग्राफी में भी, क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्र थे, समुद्र उनके तटीय क्षेत्रों के जीने का आधार था, इसलिए निश्चित रूप से समुद्रों के अध्ययन किए बिना वो मानव समुदाय सर्वाइव नहीं कर सकता था। तो भौतिक भूगोल की तीनों ब्रांचेस, इसके अलावा और जितने भी एस्पेक्ट्स भूगोल के, चाहे वो मानव भूगोल हो, चाहे वो आर्थिक भूगोल हो, चाहे सांस्कृतिक और सामाजिक भूगोल हो, उन सब पर ध्यान देने का उन्होंने प्रयास किया, और इन सारी शाखाओं में, भूगोल की इन सारी शाखाओं में उनके योगदान को हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं। इंडिविजुअल ज्योग्राफर की बात के योगदान की बात हम बाद में करेंगे। थैंक यू।